Hi guys, welcome to Education Waves Success Made Easy, Plant Kingdom Part 1. So in this video we are going to learn about Plant Kingdom. तो हमने देखा था कि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, जो हमारी लास्ट वीडियोस थी, मैंने आपको बताया लास्ट चैप्टर की वीडियोस में कि वहां पे हमने प्लांट किंगडम के बारे में देखा था। बहुत ज्यादा छोटे से कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने हमें ब्रीफली ही बता दिया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं कि वो हमें प्लांट किंगडम के अंदर जो स्पीशीज होती हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। नाउ इस चैप्टर में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो प्लांट किंगडम है उसको हमने किस किस बेसिस पे कितनी ज्यादा क्लासिफिकेशंस में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एनसीईआरटी में मैंने देखा कि उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया है। हम भी वैसा ही करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको ये टेबल समझाना चाहूंगी जिसमें ये बताया है कि हम इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, किन किन टॉपिक्स के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम के दो जो प्लांट किंगडम है उन्हें हमने बेसिकली किसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक था प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड फेनेरोगैमी में ये था कि जो प्लांट्स थे विद सीड्स, सॉरी यहाँ पे विद आएगा। ठीक है, नाउ क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, दिस क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड गैमी मीन्स आपको समझ आ गया होगा कि गैमीट्स। ठीक है, नाउ जिन भी प्लांट्स के अंदर जो गैमीट्स होंगे वो हिडन होंगे, हम उनको डालते थे क्रिप्टोगैमी में। अब प्लांट्स विदाउट सीड्स कैसे ग्रो करते होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सीड ही नहीं है तो उस प्लांट को हम ग्रो कैसे करेंगे। वो आप सबने देखा है कि हमने पढ़ रखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि सीड्स नहीं होते बट स्टिल वो जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स के थ्रू, जैसे ब्रायोफाइलम के अंदर, या फिर पोटैटो का जो होता है ट्यूबर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है वेजिटेटिव हमने देखा। ठीक है, और भी तरीके हैं जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे तरीके हैं, और क्रिप्टोगैमी के एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं पाइनस एंड हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अगर आपने देखा होगा वो होता है साइकस। ठीक है, तो ये था हमारे दो प्लांट किंगडम के अंदर जो बांटे हुए थे। मेन जो टॉपिक था हमारा, जो मेन हमने बांटा है वो उस पे बेसिस पे है कि किसके पास सीड्स हैं और किसके पास जो प्लांट्स के पास सीड्स नहीं है, जिन्हें हमने बोला फेनेरोगैमी। या फिर हम इनको, या फिर इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं वो है स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, जिसका मतलब है प्लांट्स विद सीड्स या फिर जिनके अंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है, और इसके अंदर हमें फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती, मतलब कि नो फ्लावरिंग। ठीक है, या फिर फ्लावरलेस भी बोल सकते हो आप इन प्लांट्स को। तो फ्लावरलेस एंड सीडलेस जो होते हैं हमारे क्रिप्टोगैमी। अब क्रिप्टोगैमी में भी हमने उन्हें तीन कैटेगरी के अंदर सब उनको हमने डिवाइड किया। फर्स्ट वाज थैलोफाइटा, कि ऐसे प्लांट्स जो थैलोफाइटा थे इसके अंदर बेसिकली ये दिखाया गया था कि जितने भी हमारे सिंपल प्रिमिटिव प्लांट्स थे हमने यहाँ पे डाला था, जिनका जो होता है प्लांट बॉडी बस एक यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर प्लांट जिसमें भी आप कह सकते हो एक थैलस होता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि एल्गी अगर आपने देखी होगी तो एल्गी जो होते हैं वो ज्यादातर एक सिंपल सा प्लांट होता है ना, ऐसे रूट्स प्लांट्स या स्टेम या ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलती। बस आपने देखा है कि ऐसे कुछ एल्गीज यहाँ पे ग्रो कर रखी होती हैं, ऐसी कोई बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। थैलोफाइटा में हम पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में, एल्गी एंड फंजाई, एंड लाइकेंस भी इन्हीं कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम अपने ब्रायोफाइटास के बारे में। अब ब्रायोफाइटा क्या होता है और टेरिडोफाइटा क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के अंदर मतलब मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से प्लांट की डिफरेंशिएट हो सकते हैं। वो मतलब कि उनके पास प्रॉपर रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, और अच्छे से लीव्स वगैरह सब कुछ वो डेवलप्ड होता है वो प्लांट। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये जो प्लांट बॉडी होती है इनकी जो स्टेम लीव्स इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे से नहीं होती। तो जैसे कि आपने कुछ देखी होंगे, कुछ प्लांट्स जो पानी में होते हैं आपने देखा होगा वो फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन उनके पास ना लीव्स होती, लीव्स अगर उनकी फ्लोट करी तो उनके पास स्टेम नहीं होती, रूट्स नहीं होती। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फेनेरोगैम्स में गैमी जो है उसके अंदर क्या आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या है, वो प्लांट्स जिनके पास सीड्स, ऑब्वियसली सीड्स तो है, लेकिन इनके सीड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे
नेकेड, मतलब आप उनको देख सकते हैं, वो कवर्ड नहीं होते, दे आर एक्सपोज्ड। ठीक है, सो ये जो एक्सपोज्ड सीड्स हैं वो, सॉरी ये जो पाइनस और साइकस का एग्जांपल था वो, सॉरी ये यहाँ पे था, रियली सॉरी। तो आप देख सकते हो कि जो पाइनस होते हैं और जो साइकस होते हैं, इनके सीड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो जो होते हैं वो हमारे एक्सपोज्ड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो नेकेड होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, एंड एंजियोस्पर्म में क्या होता है हमारा, एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे जो सीड होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अब क्लोज्ड और नेकेड कहने का क्या मतलब है, इट मीन्स कि आप सीड्स को देख सकते हैं, जैसे कि आपने पाइनस में देखा होगा कि जो सीड्स होते हैं वो बाहर की साइड ऐसे, हमारा जो सीड होता है वो पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि जो पाइनस का सीड अगर आपने देखा हो या साइकस का देखा हो आपने, वो ग्रो कर रखे होते हैं बाहर की साइड में ही, और आप उन्हें विजिबली बाहर से ही देख सकते हैं, वो कवर्ड नहीं होते। लेकिन एंजियोस्पर्म में वो क्या होते हैं, कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैंगो का बोले तो उसके अंदर जो सीड होता है वो अंदर होता है, वो कवर्ड होता है। या फिर आप कोई सीरियल्स ले लें तो उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि वो कवर्ड होते हैं। कभी आप चने को देखना, वो कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या फिर आप कभी वीट को देखना, ठीक है, तो वीट को भी आपने देखा होगा कि ऐसे तो होते हैं, तो उस वीट को आपको अंदर से ऐसे खोल के उसको कवर हटाना पड़ता है बाहर से उसका, फिर आपको वो पूरा वीट आपको दिखता है, विजिबल होता है। तो ये क्लोज्ड होते हैं, इनको हमने बोला एंजियोस्पर्म। और इन्हें भी हमने दो कैटेगरीज में बांटा, ये जो एंजियोस्पर्म है उनको हमने बांटा मोनो में और डाइकोटिलेडन्स में। ठीक है, सो ये जो था बेसिक, मैंने आपको बताया कि हम इस पूरे चैप्टर में ये चीजें कवर करेंगे बहुत अच्छे से। नाउ अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी के अनुसार ही चलेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। दो सिस्टम्स थे, क्लासिफिकेशन थे मेन जो हमारे थे, वो था पहला हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, जिसपे हमने ये देखा कि ये जो हिस्टोरिकल है, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल बता रहा है तो ऑब्वियसली ये पुराना होगा। तो ये कौन से पीरियड से स्टार्ट हुआ था, जब एरिस्टोटल जो थे, और या फिर आप कह सकते हो थियोफ्रेस्टस जो थे, उनके टाइम से ये चला हुआ आ रहा था, एंड एंडिंग अप टू डी कॉन्डोल ने, जब तक कि वो आए तब तक ये खत्म हो गया। जैसे ही डी कॉन्डोल ने जो क्लासिफिकेशंस वगैरह या फिर जो भी अपनी थ्योरीज दी थी, तब तक ये खत्म हो चुका था। फिर आया उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये टिल डेट तक, अभी तक ये है, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब बेंथन एंड हुकर जो थे, जो बेंथम एंड हुकर थे, उन्होंने ये प्रपोज, जब अपनी क्लासिफिकेशन जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब उन्होंने प्रपोज किया था, तब से लेके टिल डेट तक अभी हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करके ही हम जो प्लांट है उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। अब इन दोनों ही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब दोनों ही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने चार टाइप की क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एंड द फोर्थ वन इज फिनेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आएगा फिनेटिक क्लासिफिकेशन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, दिस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो थी, इट वाज रिमेन डोमिनेंट। ये कब तक डोमिनेंट, मतलब कि कब तक इसको हमने देखा था, 300 बिफोर सेंचुरी से लेकर हमने अप टू अबाउट 1830 तक हमने आर्टिफिशियल सिस्टम का ही यूज करके हमने जो हमारा जो स्पीशीज थी उनको क्लासिफाई किया था। ये किस पे बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। तो जिनको भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो उन कैरेक्टर्स पे था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्लांट्स के सच एज हैबिट, कि जो ट्रीज हैं, या अगर वो ट्री है या फिर श्रब है या फिर हर्ब्स है, बहुत आपने बेसिकली देखा कि अगर बहुत ज्यादा छोटे हैं हर्ब्स दिख रहे हैं तो उनको आपने हर्ब्स में डाल दिया। ट्री है तो ठीक है, आपने उसको ट्री वाली क्लासिफिकेशन में भेज दिया। फ्लोरल कैरेक्टर्स देखिए कि कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स है, अगर 5 नंबर ऑफ स्टेमन्स है तो आपने इस कैटेगरी में डाल दिया। कार्पल्स अगर उनके पास 3 है तो आपने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। तो इस बेसिस पे जब आपने, मतलब कि उसका कलर कैसा है, नंबर कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है, तो इस बेसिस पे जब आपने इसको क्लासिफाई किया, ठीक है, तो उसे हमने बोला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी एक्स्ट्रा, कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि कुछ प्लांट्स जो थे ना, इतने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे एक साथ,
कि आप उनको ना बहुत सेपरेटेड ग्रुप्स में, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स थे कि मान लीजिए ये ए था क्लासिफिकेशन, ये बी क्लासिफिकेशन था, ये सी क्लासिफिकेशन था, ये डी क्लासिफिकेशन था। अब कुछ यहाँ पे मान लीजिए प्लांट्स हैं, तो कुछ कुछ प्लांट्स ना इतने ज्यादा सेम दिखते थे, लेकिन फिर भी उनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डाल रखा था। और कभी कभी ऐसा होता था कि दो डिफरेंट प्लांट्स थे, लेकिन मतलब पूरे टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं, कि इसकी जो लीव्स है बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है, और ये जो बिल्कुल है ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में डाल रखा है। तो ये जो था ना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना प्लांट्स को, जब हमने सेपरेट करना स्टार्ट किया या फिर क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसके बाद आया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। Now, this system of classification was totally based on overall resemblances, mostly in gross morphology, and utilizing as many taxonomic characters as possible to group taxa. यहाँ नेचुरल क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि जितना ज्यादा आप पॉसिबल कैरेक्टर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब कि आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी ही नहीं, आप बाहर ही नहीं, आप उसको इंटरनली भी देख रहे हैं। तो मतलब उसका, अगर आप इंटरनली बोलना चाहें तो जैसे कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, उसकी एंडोटॉमी देखेंगे आप, एंड उसकी एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे, नाउ फाइटोकेमिस्ट्री देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें, उसकी एनाटॉमी से लेके उसकी एम्ब्रियोलॉजी तक, आपके एम्ब्रायो फॉर्मेशन तक, और उसकी क्या फाइटोकेमिस्ट्री है, तो ये सारी चीजें जब आप उसको नोटिस करेंगे तब कहलाती है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें यही डिफरेंस था कि आप यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे थे, यहाँ पे आपने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, सब कुछ देखा। ठीक है, नाउ चार्ल्स डार्विन प्रपोज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उस पे बेस्ड था ये। ठीक है, नाउ यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि वी not only include external structures, एक्सटर्नल में क्या क्या आ गया वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सारे वही फ्लोरल कैरेक्टर्स वगैरह, नॉट ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बट ऑल्सो इंटरनल कैरेक्टर्स हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। ठीक है, और नेचुरल क्लासिफिकेशन के इंटरनल कैरेक्टर्स में क्या आ गया, हमारा सारी जो मैंने आपको अभी बताई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में, या फिर अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप वहां पे लिख सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसकी साइड में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ज्यादा इजी होता है, क्योंकि जब हमारे टीचर भी पढ़ाएंगे तो हमारे पास वो सारे पॉइंट्स वहां पे ऑलरेडी होते हैं। मैं ऐसा ही करती थी। सो यू पीपल कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आप एजुकेशन वेव से हमें हमारा वहाँ पे अकाउंट है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आवर वेबसाइट, educationwave.in नाम से हमारी वेबसाइट है। वहां पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जितनी भी चैप्टर्स जो हमारे अभी तक हमने रिसेंटली 11th की डाली हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वहां पे विजिट करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एजुकेशन वेव, एंड फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं एजुकेशन वेव ऑफिशियल के नाम से। प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए जिसने देखी है, एंड कमेंट ऑल्सो, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस।